आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 8th के साइंस का 4th चैप्टर है। और अगर हम 10th की बात करेंगे, 10th में भी ये चैप्टर है, मगर वहाँ पे इसका नाम कुछ डिफरेंट है। वहाँ पे ये हाउ हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस के नाम से बायोलॉजी में तीसरा चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। अब चलिए पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। देख लीजिए, अगर हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें एक सिंगल पेरेंट से या दो पेरेंट से क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल्स मतलब न्यू ऑर्गेनिजम्स, ऑफस्प्रिंग्स, जिन्हें हम बच्चे कहते हैं, वो पैदा होते हैं। अब आप कहोगे कि एक पेरेंट, यहाँ पे आपने पेरेंट और पेरेंट्स क्यों लिखा है। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है पेरेंट और पेरेंट्स। मसला ये है, अगर जब हम अभी आगे पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट हिस्सा लेता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स हिस्सा लेते हैं। इसीलिए अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वहाँ पे सिंगल पेरेंट होगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वहाँ पे दो पेरेंट्स होंगे। ओके, यही मैंने लिखा है कि रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स, नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑफ स्प्रिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब बच्चे, उनको हम ऑफ स्प्रिंग्स भी कहते हैं, वो पैदा होते हैं। किन से पैदा होते हैं? अपने पेरेंट्स से या पेरेंट्स से। ओके, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, इसके बाद अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि आप सबको पता है कि रिप्रोडक्शन जो है दो किस्म की है। आपने पढ़ा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जब रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो तो उस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और जब रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों तो उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन जो है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, मतलब रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स वन पेरेंट, यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, इन्वॉल्व्स नो गैमेट्स, यहाँ पे कोई गैमेट्स नहीं होते हैं। गैमेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सेम एज पेरेंट। देखो जेनेटिक मतलब देखो, जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में तो वहाँ पे कोई वेरिएशन का कोई मसला नहीं है। मतलब जो जीन्स, जो जेनेटिक मेकअप पेरेंट का होगा वही सेम टू सेम उसके, मतलब उसका इंडिविजुअल जो उसका ऑफस्प्रिंग जो होगा उसका भी वही जेनेटिक मेकअप होगा। ओके, बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यूजुअली इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे इन्वॉल्व्स गैमीट्स, यहाँ पे गैमीट्स की भी बात होगी। मतलब अभी आप आगे पढ़ोगे, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, मेल गैमीट जिसे हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट जिसे हम ओवा या एग कहते हैं। ओके, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। ओके, उसके बाद इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट मतलब जो फर्स्ट स्टेज होता है जो मतलब ये डेवलपमेंट का। ओके, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर पेरेंट। देखो यहाँ पे अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने कहा था कि वो जेनेटिकली सेम होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा था कि ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे बच्चे जो होंगे वो जेनेटिकली सेम होंगे, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता था रिप्रोडक्शन में। मगर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे दो पेरेंट्स, हमने कहा कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो रिप्रोडक्शन में दोनों के जीन्स भी इन्वॉल्व होंगे। अगर दोनों के जीन्स, दो ऑफ स्प्रिंग जो होगा ना, ऑफ स्प्रिंग जो है, इसका जेनेटिक मेकअप दोनों पेरेंट्स से अलग हो, मतलब ये इन दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप मिल के इस बच्चे का जेनेटिक ये जेनेटिक सिस्टम बनाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आप देख लीजिए, आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। द न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, दैट इज़ दे आर क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। देखो यहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल्स पैदा होंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे? जेनेटिकली भी और फिजिकली भी, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट से एक सिंगल पेरेंट से बने हैं। मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या लिखा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ मल्टीसेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। देखो, चाहे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या चाहे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये देख लीजिए आप एग्जाम्पल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एमोबा। एमोबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। यहाँ पे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे, मगर हम किसके कंटेक्स्ट में देखेंगे, विथ रेफरेंस टू दिस एमोबा। एमोबा एक प्रोटोजोआ है और ये यूनिसेल्यूलर होता है। अब देख लीजिए, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, ये एक एमोबा की सेल है ना, एमोबा की सेल। अब ये जो आपको इसमें ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये जो ब्लैक डॉट आपको इस यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है ये न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो है ना, ये वाली सेल, ये पेरेंट सेल है। क्या है ये? पेरेंट सेल। सबसे पहले पेरेंट सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस डिवाइड्स। जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दैट मीन्स न्यूक्लियस दो बन गए अब इस सेल में। ओके, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद साइटोप्लाज्म जो है ये भी डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जब देखो, सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे अब ये दो सेल्स बन चुकी है। अब देख लीजिए, यहाँ पे पहले क्या था, एक सिंगल सेल थी, इसकी वजह से अब कितनी सेलें बनी, लास्ट में दो सेल बनी। ओके, दैट मीन्स एक सेल से दो सेल्स बन रही है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट किस में? एमोबा में। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जैसे लिखा है टू डॉटर सेल्स, देख लीजिए, मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे लिखा है टू डॉटर सेल्स। यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बनी, किसकी? एमोबा की। थी पहले एक सेल, अब बनी कितनी? दो सेलें बनी। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में है? एमोबा में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, इसके कुछ टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप है? बाइनरी फिशन है, बडिंग है, स्पोरुलेशन है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, रीजनरेशन है, एंड टिश्यू कल्चर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आप हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फिशन क्या होता है। देखो, आपको पता होगा कि फिशन का मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। अब फिशन का मतलब टूटना, यहाँ पे मगर लिखा है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म टूटेगा, बाई मतलब उसके दो हिस्से हो जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ पे एमोबा जो है ना, पहले एक एमोबा था, सिंगल सेल थी। अब ये टूट के कितनी सेलें बनी हमारे पास? दो। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हुआ है, फिर बाइनरी फिशन हुआ है। बाइनरी फिशन मतलब टूटना, बाइनरी मतलब दो में। अब जब एक ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल्स में टूटता है, तो उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हमने लिखा है, आप देख सकते हैं बाइनरी फिशन के बारे। देखो, यहाँ पे वही एग्जांपल मैंने सेम एग्जांपल मैंने लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पेरेंट सेल थी, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन गई। अब देख लीजिए, इसी बाइनरी फिशन में मैंने क्या लिखा है, इन बाइनरी फिशन द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स
followed by the cytoplasmic division and ultimately two new daughter cells are formed। यहाँ पे जैसे लिखा है कि बाइनरी फिशन में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियस जब डिवाइड हुआ ना, उसके बाद अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसके बाद एंड टू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्मड, और लास्ट में दो डॉटर सेल्स बनेंगी। ओके, उसके बाद इट इज़ सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज एमोबा एंड पैरामीशियम। ये किस में पाया जाता है, मतलब देखा जाता है, एमोबा इसकी एक एग्जांपल है, पैरामीशियम एक एग्जांपल है। अब ये इनमें मतलब ये क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में पाया जाता है। अब यूनिसेलुलर की एग्जांपल जो है एमोबा है, पैरामीशियम है। उम्मीद है कि आपको बाइनरी फिशन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। उसके बाद है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बर्डिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम ए बर्ड। देखो यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, मगर कहाँ से डेवलप होता है, एक बर्ड से डेवलप होता है। वो बर्ड कहाँ पे होता है, ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे इस इमेज से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये देख लीजिए आप यहाँ पे इस इमेज में। देखो ये जो है ना, ये है हाइड्रा, हाइड्रा है ये। ओके, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे छोटा सा बर्ड डेवलप हो रहा है। ओके, अब दूसरे स्टेज में जब होगा, ये बर्ड थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तीसरे स्टेप में देखोगे ये बर्ड और ज़्यादा बड़ा हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, ये बर्ड, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला प्लांट, ये जो है ना, ये है पेरेंट प्लांट। ओके, अब इस पे क्या हुआ है, डेवलप बर्ड हुआ। अब ये बर्ड यहाँ पे बड़ा हुआ है, यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा हुआ, और लास्ट स्टेज में ये जो है ना, ये बर्ड, ये वाला बर्ड, ये पेरेंट प्लांट से बिल्कुल डिटैच हो चुका है। अब ये ज़मीन पे गिरेगा और यहाँ पे एक नया प्लांट बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, बर्डिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स ए बर्ड। देखो जैसे कि ये वाला ऑर्गेन इसने अभी क्या डेवलप किया था, बर्ड डेवलप किया था। ओके, फ्रॉम ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेन। देखो पेरेंट प्लांट एक बर्ड डेवलप करेगा, वो बर्ड फिर बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, और अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा, ये पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर ज़मीन पे गिरेगा और यहाँ से एक नया प्लांट डेवलप होगा। ये भी एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इसे हम बर्डिंग कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टाइप है, यह है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या होता है, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, ये स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोर देखो आपको यहाँ पे ये सैक नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये इसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। अब इसमें डेवलप होते हैं स्पोर्स। क्या डेवलप होते हैं, इसमें बनते हैं स्पोर्स। अब जब ये मैच्योर हो जाता है, जब स्पोर्स अंदर से मैच्योर हो जाते हैं, तो इसकी ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, ये बर्स्ट होती है और स्पोर्स गिर जाते हैं सराउंडिंग्स में, यहाँ से ऐसे। और हर एक स्पोर जब फेवरेबल कंडीशंस महसूस करता है, तो हर एक स्पोर से एक नया प्लांट डेवलप होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मतलब जब कोई प्लांट स्पोर्स मतलब बना लेता है, उस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। ओनली वेजिटेटिव सेल्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन और स्पोरोजेनेसिस और स्पोर फॉर्मेशन। देखो आप स्पोरुलेशन का हो तब भी वही है, स्पोरोजेनेसिस का हो तब भी वही है, स्पोर फॉर्मेशन का हो तब भी वही है। ओके, अब स्पोर्स जो बनेंगे वो वेजिटेटिव सेल से बनेंगे। वेजिटेटिव सेल मतलब प्लांट दो किस्म की सेल्स होती हैं, एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल, दूसरी होती है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं प्लांट की, उन्हें हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। याद रखना, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नोन एज वेजिटेटिव सेल्स। अब वेजिटेटिव सेल्स क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी, और वो ये स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनाएंगी। अब ये जब स्पोर्स अंदर से मैच्योर हो जाएगा, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है यहाँ पे, ये बर्स्ट होके पूरे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। अब जब स्पोर्स बाहर आए, जब वो देखेंगे स्पोर्स अब ज़मीन पे हैं, जब वहाँ देखेंगे वो फेवरेबल कंडीशन है, जब फेवरेबल कंडीशन महसूस करेंगे, तो हर एक स्पोर से एक नया प्लांट डेवलप होगा। इस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहते थे। उम्मीद है कि आपको स्पोरुलेशन समझ आया होगा। अब स्पोरुलेशन इतना शॉर्ट में याद रखो, द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज स्पोरुलेशन। स्पोर फॉर्मेशन से में हिस्सा लेती हैं सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स। ओके,
अब आगे चलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम, रूट और लीव्स। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, मगर कैसे? स्टेम से या रूट से या लीव से। कहने का मतलब यह है कि एक नया यहाँ पे एक एक प्लांट से किसी प्लांट से दूसरा प्लांट बनेगा, मगर उस प्लांट के स्टेम से बनेगा या उस प्लांट के रूट से बनेगा या उस प्लांट के लीफ से बनेगा। जब किसी प्लांट के स्टेम से, किसी प्लांट के रूट से या किसी प्लांट के लीफ से क्या बना, कोई नया प्लांट बना, तो उस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ना, ये सिर्फ प्लांट्स में देखी जाती है। और यहाँ पे एक प्लांट जो है ना, वो या स्टेम से या रूट से या लीफ से रिप्रोड्यूस करेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है? देखो, ये जो लीफ है ना, इस लीफ पे छोटे छोटे ये प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं। अब देखो, फाइनली क्या होंगे, ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो है ना, ये रूट्स भी डेवलप करेंगे, ऊपर से शूट सिस्टम भी डेवलप, बिल आखिर ये इस लीफ से डिटैच होके मतलब इंडिपेंडेंट प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। ओके, या इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे। ओके, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एक प्लांट है, इसका ये जो है ना, ये वाला ब्रांच, ये वाला ब्रांच ज़मीन की तरफ आ गया है। अब इस पे मिट्टी आ जाए, यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएंगे। जब यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ से और एक प्लांट डेवलप हुआ और यहाँ से डिटैच कर दिया जाएगा। दैट मीन्स इसके ब्रांच से एक नया प्लांट डेवलप हुआ। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देख लीजिए, नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना मिसिंग पार्ट या अपना लॉस्ट किया हुआ पार्ट दोबारा डेवलप करता है। देखो, यहाँ पे लिखा है, रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग और रिस्टोरिंग द डैमेज्ड और द मिसिंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और इवन द इंटायर बॉडी पार्ट्स टू फुल फंक्शन। देखो, रीजनरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना मिसिंग पार्ट, मतलब आपने देखा होगा किसी ऑर्गेनिज्म का वो क्या कहते हैं, कोई पार्ट कट जाता है, फिर कोई ऑर्गेनिज्म ना जो है ना, वो वापस डेवलप कर लेता है उस पूरे पार्ट को। ठीक है, अब रीजनरेशन वही प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी सेल्स को या अपनी टिश्यूज़ को या अपने ऑर्गन को या अपनी इंटायर बॉडी को क्या कर लेता है, वो दोबारा डेवलप कर लेता है। और वो नया पार्ट जो है ना, वो फुल फंक्शन भी, मतलब बराबर फंक्शन भी फिर करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सम एबिलिटी टू रिजेनरेट। अब जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनमें कम या ज़्यादा कुछ न कुछ एबिलिटी होती है रिजेनरेट, अपने आप को रिजेनरेट करने की। जैसे आपने देखो, एनिमल्स, अगर इंसानों की बात, कहीं पे कट लगता है ना, जख्म लगता है, देखो 10-15 दिन के बाद आप देखोगे वो जख्म जो है ना आराम से भर जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, दैट मीन्स रिजेनरेशन हो रही है ना। अब मिसाल के आपने देखा हो, लिजर्ड हो, अगर उसकी वो टेल कट जाए, कुछ दिन के बाद उसकी टेल दोबारा आई होती है। दैट मीन्स वो अपने रिजनरेशन प्रोसेस से, देखो इंसान रिजनरेशन प्रोसेस से अपनी मतलब वो रिजनरेशन प्रोसेस से सेल्स या टिश्यूज़ को वापस डेवलप कर लेता है, मगर लिजर्ड जो है ना, वो अपने ऑर्गन को ही वापस डेवलप कर लेती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखो देखो ये है प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया जो है, देखो इसके 3 टुकड़े हुए हैं यहाँ पे। ओके, अब इसमें क्या, इसमें ये एबिलिटी है, ये हर एक टुकड़े से एक नया ये क्या बनेगा, प्लेनेरिया एक नया बनेगा। जैसे देखो, ये पहले एक ये जो है ना प्लेनेरिया था। अब इसके 3 टुकड़े हुए, 1 2 और 3 टुकड़े, हर एक टुकड़े से एक नया प्लेरिया बनेगा, 1 2 और 3। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। ये प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है, रिजेनरेशन की प्रोसेस। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप 12th में पढ़ोगे जाके। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर क्या होता है, सबसे पहले मुझे लगता है आप इसकी इमेज देखो पहले। ये देखो टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ये एक प्लांट है, इससे हमने सेल्स निकाली। इन सेल्स को हमने क्या किया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, टिश्यू सैंपल सिक्रेप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, मतलब हमने कुछ इस प्लांट से एक टिश्यू कुछ सेल्स निकाली और उनको क्या किया, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया,
टिश्यू सैंपल प्लेसड इन द अगर ग्रोथ मीडियम, मतलब एक मीडियम में इनको हम डेवलप करने की कोशिश, इन सेल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद ये जो सेल्स है ना, हर एक सेल से एक नया प्लांट बनने की कोशिश हो, मतलब हर एक सेल नए प्लांट में डेवलप होने, नए प्लांट में डेवलप होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है सैम्पल्स डेवलप इनटू टिनी प्लांटलेट्स, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप होंगे। अब यहाँ से हर एक छोटे छोटे प्लांट को निकाल के हम किसी नर्सरी में प्लांटलेट्स प्लांटेड इनटू द कंपोस्ट, अब इनको हम कहीं पे लगा देंगे और यहाँ से एक नया प्लांट डेवलप होगा। ये भी एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, टिश्यू कल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑन स्पेशली फॉर्मुलेटेड न्यूट्रेंट मीडिया। अब देखो हम ये टिश्यू कल्चर में क्या होता है, किसी प्लांट की हम थोड़ी सी सेल्स लेते हैं और उसको हम किसी मतलब मीडियम में डेवलप कर लेते हैं, किसी मीडियम में उनको हम न्यूट्रेंट व्यूट्रेंट बाकी सारा चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल कर ले। अब वहाँ पे हर एक सेल से एक नया प्लांट बनेगा, है ना, और वो जब छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे उनको हम वहाँ से फिर मतलब निकाल के कहीं और लगा सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, टिश्यू कल्चर इज़ द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ऑन स्पेशली फार्मुलेटेड न्यूट्रेंट मीडिया, मतलब वो वहाँ जहाँ हम उनको कल्चर करेंगे ना, जहाँ उनको वहाँ पे मतलब किसी जिस मीडियम में कल्चर करेंगे ना, वहाँ पे न्यूट्रेंट्स हमने रखे होंगे उनके लिए। अंडर द राइट कंडीशंस एन इंटायर प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम ए सिंगल सेल, हर एक सेल से एक नया प्लांट डेवलप होगा। अब ये तो आप लोगों ने देखा। अब ये था कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आप 8th में हो, ये आपके लिए मतलब इससे अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मैंने इसमें कवर कर लिया है। अगर आप 10th में हो तो आपके लिए भी ये काफ़ी है। ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसकी क्या मतलब जितने भी जो भी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है वो हम देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब देखो नाम से ही मैंने आपको पहले ही बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो है ना, ये वो रिप्रोडक्शन है जहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। जब रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, दो पेरेंट्स के गैमेट्स इन्वॉल्व हो, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, sexual reproduction is a type of reproduction that involves the production of an offspring by the fusion of male and female gamete। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जहाँ पे ऑफस्प्रिंग, जहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, मगर कब बनेगा, जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिलेंगे आपस में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गेमेट क्या होता है, गेमेट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल। मेल गेमेट को हम क्या कहते हैं, स्पर्म। मेल गेमेट क्या है, स्पर्म, और फीमेल गेमेट को क्या कहेंगे, एग और ओवा। देखो दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें स्पर्म और एग मिलेगा। जब स्पर्म और एग, यही हम कहते हैं मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, तो ये जब स्पर्म और एग, या आप कह सकते हो जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिलेगा आपस में और ज़ाइगोट बनाएगा, उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखें, उसके बाद ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इस आगे जाने से पहले आप ये एक छोटी सी एक डेफिनेशन है, ओविपेरस एनिमल्स और वीविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, देख लीजिए। आप इतना ही याद रख लीजिए कि ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अंडे दे देते हैं। मिसाल के एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। वो एनिमल्स जो कैसे रिप्रोड्यूस मतलब अपनी जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाते हैं, बाय लेइंग eggs। In these animals, the process of both fertilization and embryo development does not occur inside the mother. Birds and frogs are the example of oviparous animals। देखो याद रखना, सबसे पहले ये बात याद रखो, ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अंडे दे देते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गेमेट्स का मिलना और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, ये दोनों चीज़ें कहाँ होंगी, आउटसाइड द बॉडी होंगी। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, वीवी पैरस एनिमल्स, मतलब वीवी पैरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जिनसे बच्चे पैदा होते हैं। वो एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम वीवी पैरस एनिमल्स कहते हैं। और वीवी पैरस एनिमल्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी, मतलब एम्ब्रियो भी और फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट
बॉडी के मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही मिलेंगे, और उसके बाद डेवलप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होगा। समझ आ रहा है ना आपको? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख सकते हो। दोबारा सुनो, वीवीपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं। ओके, वीवीपेरस एनिमल्स जो है ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं वो देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ द मेल बॉडी दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल एक्टिविटी, फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन में मेल मेल मतलब ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में एक मेल का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसे हम वो किस में काउंट किया जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। दोबारा सुनो, रिप्रोडक्शन में एक मेल का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, या सेक्सुअल एक्टिविटी में एक मेल का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, वो काउंट किया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस स्पर्म मेल गेमेट फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, वही मेल गेमेट वही बनाता है, मतलब मेल गेमेट मतलब स्पर्म वही बनाता है, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। मतलब मेल गेमेट कहाँ से बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बनता है। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है आप देख लीजिए। देखो, सबसे पहले सिक्रोटम। सिक्रोटम क्या होता है? इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखो, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वी इन विच टेस्टीज आर प्रेजेंट। जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? देखो, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रेजेंट क्या होती हैं? टेस्टीज होती हैं। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर सो दैट टेस्टीज कैन प्रोड्यूस स्पर्म। देखो, ये सिक्रोटम की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, क्योंकि ये सिक्रोटम के अंदर ही टेस्टीज पाई जाती हैं। अब टेस्टीज दो होती हैं, एक पेयर होता है, मतलब दो टेस्टीज होती हैं मेल में। अब ये मतलब इस सिक्रोटम का काम ये होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ताकि टेस्टीज क्या प्रोड्यूस कर सके? स्पर्म। अब टेस्टीज, आप कहोगे अभी तो आपने कहा था ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, टेस्टीज जो है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही आती हैं। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं। दोबारा सुनो, सिक्रोटम क्या होता है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें दो ये क्या कहते हैं, ये टेस्टीज पाई जाती हैं, और सिक्रोटम का काम ये होता है कि स्पर्म प्रोड्यूस करें। सो सिक्रोटम का काम ये होता है कि टेम्परेचर मेंटेन करे। टेम्परेचर इसलिए मेंटेन करना है ताकि टेस्टीज जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करती रहे। ओके, चलिए, ये पहला पार्ट था। अब दूसरा क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट जो है वो है टेस्टीज। टेस्टीज के बारे में हमें क्या पढ़ना है? द टेस्टीज आर द टू एग शेप्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड इन द सिक्रोटम। अभी मैंने कहा कि सिक्रोटम में दो एग शेप्ड टेस्टीज पाई जाती हैं। सिक्रोटम में दो एग शेप्ड टेस्टीज पाई जाती हैं। दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। आप ये इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टेस्टिस से दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, नंबर एक स्पर्म, नंबर दो ये टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म क्या है? ये मेल गेमीट है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। ये बात याद रखना। टेस्टिस जो है ना, टेस्टिस दो एग शेप्ड स्ट्रक्चर शेप्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो सिक्रोटम में पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये दो मतलब टेस्टी जो है ना, यहाँ से दो चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक स्पर्म, नंबर दो टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म जो है ना ये मेल गेमिट है, टेस्टोस्टेरोन जो है ना ये मेल सेक्स हार्मोन है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। टेस्टोस्टेरोन कॉज प्यूबर्टी इन मेल्स। अब टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये जो मेल सेक्स हार्मोन है, इसकी वजह से मेल्स में प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी मतलब मिसाल के तो ये जो है ना, फेस पे ये एक हेयर्स का डेवलप होना,
बाकी चीज़ें मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है ये आ जाते हैं इसी वजह से। किस वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देख लीजिए आगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सीमेन मतलब स्पर्म को बॉडी से बाहर लाता है। कहाँ से? टेस्टिस से। ओके, देखो यूरिथ्रा जो है ना, यूरिथ्रा ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट अलाउज द फ्लो ऑफ सीमेन दैट कंटेन स्पर्म। सीमेन आप कह सकते हो स्पर्म को बॉडी से बाहर लाता है। देखो ये एक ट्यूब होता है जो सीमेन को बॉडी से बाहर लाता है या स्पर्म को बॉडी से बाहर। अब वास्ट डिफरेंसेस क्या है पहले ये समझो, उसके बाद मैं यूरिथ्रा दोबारा समझाऊंगा। देखो वास्ट डिफरेंस क्या है? इट इज़ ए ट्यूब दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा। देखो टेस्टिस से यूरिथ्रा तक स्पर्म को कौन लाता है? वास्ट डिफरेंस याद रखना। देखो स्पर्म बनता है टेस्टिस में, स्पर्म बनता है टेस्टिस में। अब वहाँ से इसको स्पर्म को मतलब टेस्टिस से यूरिथ्रा तक कौन लाता है? वास्ट डिफरेंसेस लाता है। उसके बाद अब यूरिथ्रा का काम क्या होता है? स्पर्म को बॉडी से बाहर लाना। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? इट इज़ ए ग्लैंड अंडर द यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर आपने देखा आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। एक मिनट, आप मान लीजिए ये दो किडनीज हैं, यहाँ से दो यूरिटर्स हैं और यहाँ पे ये पाया जाता है यूरिनरी ब्लेडर जिसमें टेम्परेरी यूरिन स्टोर रहता है। अब इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। ओके, या आपको समझ आ गया होगा। इट इज़ ए ग्लैंड अंडर यूरिनरी ब्लेडर। इट सेक्रेट्स ए फ्लूइड। यहाँ से क्या होता है? एक फ्लूइड सिक्रेट होता है, एक लिक्विड सिक्रेट होता है दैट मेक्स 1/5 ऑफ द सेमेन। मतलब सेमेन में 1/5 पार्ट किसका होता है? उस फ्लूइड का जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। समझ आया आपको कि नहीं? दोबारा समझो, देख लीजिए। आप मानो ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है। यहाँ से इस तरह से दो यूरिटर्स बाहर आते हैं और ये आ जाते कि किसके साथ कनेक्ट हो? ये यूरिनरी ब्लेडर, ये जो है ना ये है यूरिनरी ब्लेडर। ओके, यूरिनरी ब्लेडर के नीचे एक ग्लैंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इस वाले प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? यहाँ से एक फ्लूइड निकलता है जिसका मतलब सेमन का 1/5 पार्ट बनाता है। समझ आया कि नहीं? ओके, आप देख लीजिए सेमिनल वेसल्स क्या होते हैं? दे हैव ए पोच लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अब देखो अभी हमने देखा ना ये यूरिनरी ब्लेडर था। यूरिनरी ब्लेडर के यहाँ पे क्या पाया जाता था? ये प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड्स के ऊपर पाया जाता है क्या? सेमिनल वेसल्स। दे प्रोड्यूस ए फ्लूइड। यहाँ से भी एक फ्लूइड निकलता है दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म। देखो स्पर्म जो है ना वो एक सेल होती है, उसको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। अब उसको नरिशमेंट ये फ्लूइड देता है जो कहाँ से निकलता है? सेमिनल वेसल से। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेल सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन को ही मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है। जो अभी मैंने कहा था जो रिलीज कहाँ से होता है? जो टेस्टी से रिलीज होता है। अब देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। द टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स हाउ मच टेस्टोस्टेरोन विल बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या लिखा? देखो टेस्टोस्टेरोन जो है ना ये प्रोड्यूस होगा, ये रिलीज होगा, ये बनेगा कहाँ पे? ये बनेगा टेस्टीज में। और दूसरी बात पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये कंट्रोल करता है कि कितना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना है। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब 12-13 साल के बाद जो मतलब एक मेल में चेंज आ जाती हैं उन्हें हम
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है, कौन कौन सा हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है टेस्टिस से, और कितना ये रिलीज करना है इस चीज़ को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देख लीजिए ये स्पर्म। अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि मेल गेमीट जो है वो स्पर्म है। असल में ये स्पर्म जो है ना एक सेल होती है, द स्पर्म सेल। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, देख लीजिए। द स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल और मेल गेमीट। ये जो है ना स्पर्म, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, या आप कह सकते हो कह सकते हो कि ये एक मेल गेमीट है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका एक हेड होता है, एक मिडल पार्ट होता है और एक टेल होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। स्पर्म जो है ना इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पार्ट एंड टेल। ओके, अब देख लीजिए आगे। हेड जो है ना, द हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन्स डीएनए। इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब आप कह सकते हो कि स्पर्म जो है ना इसका हेड जो है, हेड ये वाला आगे, ये वाला पार्ट, इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। ओके, ठीक है। आप देख लीजिए मिडल पार्ट जो है ना, मिडल पार्ट, द मिडल पीस कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच सप्लाइज द एनर्जी टू द स्पर्म टू मूव। अब देखो ये जो मिडल पीस होता है, ये देख लीजिए, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, आज आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब इसमें ये मिडल पीस में क्या मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, जो इस स्पर्म सेल को एनर्जी देता है। किस लिए एनर्जी देता है? टू मूव करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? द टेल मूव्स विद ए फ्लिप लाइक मूवमेंट बैक एंड फोर्थ टू प्रोपेल द स्पर्म टुवर्ड्स एग। देखो इस स्पर्म को चलने की ज़रूरत पड़ती है, इसको कहाँ, मतलब एग तक पहुँचने के लिए, और इसको मदद, एनर्जी, उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और लास्ट पार्ट जो इसका होता है टेल, इट हेल्प्स द स्पर्म टू मूव, इट हेल्प्स द स्पर्म टू रीच अप टू एग। देखो ये जो है ना, ये टेल पार्ट इसका, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये टेल पार्ट है स्पर्म का। ये इसको मदद करता है कहाँ पहुँचने में, मतलब मूव करने में इसको मदद करता है, और ये उसकी वजह से किस तक पहुँचता है? एग तक पहुँचता है। और ये मिडल पार्ट जो है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए। देखो मूव कराता है कौन सा पार्ट? टेल। टेल की वजह से ये मूव करता है। अब एनर्जी कौन देता है उसके लिए? ये मिडल पार्ट। और ये जो है ना आगे वाला पार्ट, ये हेड है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखी होती है, इसमें डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए। ओके, अब देख लीजिए आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें पढ़नी है। देखो नंबर 1 होता है यूरिनरी यूट्रस, नंबर दूसरा होता है फैलोपियन ट्यूब, और नंबर तीसरा होता है ओवरी। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये और ये, दीज आर द 2 ओवरीज। ये 2 ओवरी होती हैं एक फीमेल में, 2 ओवरीज पाई जाती हैं, दैट मीन एक पेयर होता है। उसके बाद ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। अभी दोबारा आगे हमें ये पढ़ना है, याद रखना। ये जो है ना ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। और ये जो है ना ये बीच वाला पार्ट, ये इसे हम यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये जो है ना ये वाली 2, ये और ये ओवरीज हैं। ओके, उसके बाद ये वाली एक ये और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या ओविडक्ट कहते हैं। और बीच वाला पार्ट जो है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यूट्रस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आप चलते हैं आगे थोड़ा। अब आप देख लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ द फीमेल बॉडी दैट आर इन। देखो फीमेल बॉडी के वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम फीमेल, वो काउंट किए जाते हैं किस में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मतलब फीमेल बॉडी के वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम किस में काउंट करते हैं? उन्हें हम
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काउंट करते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस एग्स और फीमेल गेमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस स्पर्म, इसी तरह से यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, एग। एग को ही हम फीमेल गेमेट कहते हैं, जो किस लिए ज़रूरी होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। अब देख लीजिए ओवरीज। अब ओवरीज अभी मैंने आपको वो डायग्राम दिखाई थी। ओवरीज क्या होती हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट पेयर ऑफ ओवरीज। एक मतलब एक फीमेल में दो ओवरीज पाई जाती हैं। ओवरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गेमेट्स, एग और ओवा एंड फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसे हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि वहाँ पे टेस्टीज जो थी ना, टेस्टीज वहाँ से प्रोड्यूस होता है मेल गेमेट और मेल सेक्स हार्मोन। इसी तरह से ओवरी जो है ना, ओवरी से प्रोड्यूस होता है फीमेल गेमेट जिसे हम एग और ओवा कहते हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन जिसे हम एस्ट्रोजन मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ओके, दैट मीन्स दोबारा याद रखो, टेस्टी अगर हम मेल की बात करेंगे वहाँ पे टेस्टीज पाई जाती है, और टेस्टीज से दो चीज़ें निकलती हैं, नंबर एक स्पर्म, नंबर दो मेल सेक्स हार्मोन दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। अगर हम फीमेल की बात करें यहाँ पे ओवरीज पाई जाती है। अब मेल में दो टेस्टीज होती हैं, इसी तरह से फीमेल में दो ओवरीज होती हैं। अब ओवरीज से क्या रिलीज होता है, एक फीमेल गेमेट जिसे हम एग कहते हैं या ओवा कहते हैं। उसके बाद ये फीमेल सेक्स हार्मोन जिसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। एक बात में कंफ्यूजन नहीं होना, ओवम क्या होता है और ओवा क्या होता है। ओवम और ओवा या एग सेम बात है, बस इतनी फ़र्क है, ओवम सिंगुलर है और ओवा प्लूरल है। ओके, अब देखो, द एग कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। जैसे हमने अभी देखा था ना, स्पर्म जो है ना वो एक सिंगल सेल थी, इसी तरह से एग जो है ना, एग भी एक सिंगल सेल होता है। ओके, उसके बाद ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स। These are the two funnel-shaped structures that extend from the superior right and left corner of the uterus to the edges of the ovaries। देखो मैं आपको दोबारा वो डायग्राम दिखाऊंगा, ये आप देख लीजिए, ये दो ओवरीज थी, ये दो ओवरीज है। ओके, अब ये जो दो ट्यूब्स है ना, ये दो ट्यूब्स, इनको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, याद रखना ये फैलोपियन ट्यूब्स। अब फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे अभी लिखा था कि फैलोपियन ट्यूब्स यूटेरस, यूटेरस तो ये वाला पार्ट है, यूटेरस के सुपीरियर मतलब ऊपर ऊपर वाले पार्ट, यूटेरस के ऊपर वाला पार्ट जो है ना, लेफ्ट से भी एक ये फैलोपियन ट्यूब निकलता है और राइट से भी एक फैलोपियन ट्यूब निकलता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देख लीजिए आप, oviduct or fallopian tube, these are the two funnel shaped structures that extend from the superior right and left corner of the uterus to the edges of the ovaries। that means ये uterus से निकलते हैं और ovaries तक जाते हैं। ये दो tubes fallopian tubes जो है ना, uterus से निकलते हैं और ovaries तक जाते हैं। these ovaries release one egg every month into the oviduct or fallopian tube। ओवरी से हर महीने एक एग निकलता है, जो कहाँ की तरफ जाता है, फिर फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है। द ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स कंटेन सीलिया विच कैरीज द एग टू द यूट्रस। अब देखो होता क्या है, ये जो है ना, ये फैलोपियन ट्यूब्स, यह इनके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। सीलिया जो है ना, वो एग को मूव कराते हैं कहाँ की तरफ, यूट्रस की तरफ। दोबारा देखो, देख लीजिए ये ओवरीज है, अब ये है ओवरी, यहाँ से एग निकलेगा, एग निकला कहाँ पे, कहाँ किधर की तरफ गया, आप फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। वहाँ से एग, उनकी वजह से एग मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा और कहाँ की तरफ आएगा, यूट्रस की तरफ आएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, अब ये था फैलोपियन ट्यूब, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तीसरा पार्ट जिसे हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस जो है ना, ये एक इन्वर्टेड पीयर शेप्ड ऑर्गन होता है दैट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू ए ह्यूमन बॉडी। देखो असल में होता क्या है,
याद रखना एक बात, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आप अपने नोट्स पे लिख सकते हो। वो स्पर्म और एग मिलता है फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म और एग कहाँ पे, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग, अगर फर्टिलाइजेशन हुई, अगर वो मिले, वो मिलेंगे कहाँ पे, वो फैलोपियन ट्यूब में ही मिलेंगे। मगर लास्ट में फाइनली वो कहाँ की तरफ आएंगे, वो फर्टिलाइजेशन के बाद वो यूट्रस की तरफ आते हैं, और यूट्रस में वो मतलब वो मतलब उसके बाद वहाँ पे जाइगोट बनेगा, और उसका फाइनल वो पूरा डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, यूट्रस में होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अब अभी जैसे हमने पढ़ा था कि मेल सेक्स हार्मोन, इसी तरह से फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन में हमने पढ़ा था ये टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन में हमें पढ़ना है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, चलिए देख लेते हैं, देख लीजिए। दीज आर द हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेज रिलीज्ड बाय द ओवरीज। अब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है ना, ये केमिकल सब्सटेंस, ये हार्मोन्स होते हैं, या आप कह सकते हो कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मगर ये रिलीज कहाँ से होते हैं, अभी मैंने कहा कि ओवरी से एक फीमेल गैमेट रिलीज होता है जिसे हम एग कहते हैं, और वहाँ से फीमेल सेक्स हार्मोन निकलता है जिसे हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अब देखो, उसके बाद दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। देखो, फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, बालिंग होने के बाद जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं इन फीमेल्स में, वो किसकी वजह से, किन हार्मोन्स की वजह से आते हैं, इन्हीं दो हार्मोन्स की वजह से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से। ईस्ट्रोजन इज द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन जो है ना, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। while the main function of the progesterone is to prepare the endometrium। endometrium क्या होता है, इन लाइनिंग ऑफ योर यूटरस, यूटरस की जो मतलब अंदर वाली वो लाइनिंग है ना, लेयर है ना, उसको उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। दोबारा याद रखो, देखो एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन ये इसका काम होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। और प्रोजेस्टेरोन जो है ना, ये यूट्रस की लाइनिंग को, यूट्रस की अंदर वाली वॉल जो है ना, अंदर वाली लेयर जो है ना, उसको क्या करता है, तैयार करता है फॉर ए फर्टिलाइज्ड एग टू इम्प्लांट एंड ग्रो। यह मतलब इस तरह से तैयार करता है ताकि वहाँ पे अगर एग की फर्टिलाइजेशन हुई, अगर एग के साथ स्पर्म मिला, तो वहाँ पे मतलब वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, एंड हेंस सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। अब इतना याद रखो, प्रोजेस्टेरोन जो है ना, ये सपोर्ट करता है किस चीज़ को, प्रेगनेंसी को ये सपोर्ट करता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब जैसे हमने अभी स्पर्म देखा था, इसी तरह से अब हम देखेंगे कि एग क्या होता है। देख लीजिए आप, एग और ओवा, एग और ओवा। उसके बाद एग क्या है, सिंगल सेल, ये एक सेल होती है, रिलीज्ड फ्रॉम इधर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज। देखो मतलब ये रिलीज हो, एग कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। देखो, एग एक सिंगल सेल होती है जो ओवरी से रिलीज होती है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच इज रेस्पॉन्सिबल सॉरी which is capable of developing into a new organism when fertilized, मतलब united with a sperm। देखो, दोबारा सुनो मैंने क्या, एग एक सिंगल सेल होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होती है, और अगर इस एग के साथ स्पर्म मिला तो यहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा फिर। ओके, ठीक है। आप देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ना, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, देख लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये स्टार्ट होता है 10 to 12 ईयर, 10 से 12 साल के बीच में ये स्टार्ट होता है इन केस ऑफ फीमेल्स। ओके, एंड और एंड कब होता है, एंड ये होता है 45 to 50 ईयर, इसी के बीच में ये क्या हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा। ओके, मतलब उसके बाद ये नहीं होता है। और बिगिन शुरू कब होता है, 10 से 12 साल के बीच में। मेनोपॉज क्या होता है, व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप्स। देखो, मेनोपॉज मतलब जब कोई फीमेल 45 के या 50 के बीच में होगी, और उसका वो मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नहीं आएगा। उसके बाद उस मतलब लास्ट वो जो है व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप्स, तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। और मेनोआर्ज क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, मेनोआर्ज मीना आर्ज कहते हैं। ओके,
व्हेन फीमेल्स हिट प्यूबर्टी द एग स्टार्ट गेटिंग मैच्योर। अब देखो, जब एक फीमेल प्यूबर्टी को पहुंचती है, जब प्यूबर्टी को पहुंचती है और वहाँ वो एग जो है, ओवरीज में जो एग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो क्या स्टार्ट होता है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद one of the ovaries then releases the mature ovum अराउंड 28 to 30 days। तो उसके बाद हर 28 से 30 दिन के बीच में एक हर एक ओवरी से क्या निकलता है, एग निकलता है। देखो, मैच्योर प्यूबरिटी के बाद 28 से 30 दिन के बाद, मतलब महीने में एक बार, ओके, क्या होता है, किसी भी एक ओवरी से क्या निकलेगा, एक एग निकलेगा। ओके, द वॉल ऑफ द यूट्रस एट दिस टाइम when the egg is released it become thick to hold the egg in case of fertilization। अब ओवरी से क्या निकला, एग निकला, और यूट्रस क्या काम करेगा, यूट्रस अपनी एंडोमेट्रियम जो है, अपनी लाइनिंग अंदर वाली लेयर जो है ना, वो स्ट्रांग बनाएगा। किस लिए, एग को होल्ड के लिए, एग को होल्ड करने के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हुई, अगर ये पहले आपने आपको प्रिपेयर करके रखता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुई, मुझे एग को क्या करके रखना है, होल्ड करके रखना है। अब उसके बाद व्हेन द फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो तब उस द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, आप यूट्रस की जो अभी लाइनिंग तैयार हुई थी, शेड्स along with the blood, along with the egg and blood vessels। अब वहाँ वो क्या होती हैं, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की लाइनिंग जो है ना, ये गिर जाती है, किसके, along ब्रेक होती हैं, और वहाँ की ब्लड वेसल्स भी उसके दिस इसकी वजह से ब्लीडिंग होती हैं इन केस ऑफ फीमेल्स। द होल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स बिकॉज ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। देखो, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स की वजह से। अभी मैं पढ़ा रहा था आपको, एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। ओके, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये तो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या होती है, देखो, गैमीटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब देखो, ये एक नया टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, उसके आप पीछे वाले टॉपिक के साथ इसको मिलाना नहीं। गैमेटोजेनेसिस जो है ना, आप सिंपली कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट जो है, इसी प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द मेल एंड फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का बनना, मेल में भी और फीमेल में भी। देखो, मेल में गैमीट्स बनाएगा, गैमीट मतलब स्पर्म मेल गैमीट का मतलब स्पर्म बनेगा किससे, टेस्टिस से। और फीमेल गैमीट का मतलब ये एग और ओवा, वो बनेगा ओवरीज से। इट ऑकर्स इन 3 फेजेस। देखो, गैमेटोजेनेसिस जो है ना, ये 3 फेजेस में होता है, इन बोथ मेल एंड फीमेल। मेल में भी इसके 3 फेजेस होते हैं और फीमेल में भी इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, और तीसरा होता है मियोटिक फेज। देखो, आपको इन फेज को डिटेल से नहीं पढ़ना है, बल्कि आप नाम याद रखो, उतना काफ़ी है। अब आगे गैमेटोजेनेसिस में हमें क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन इन मेल्स इज कॉल्ड सुपरमेटोजेनेसिस। सुपरमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन मेल्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन मेल्स। इट ऑकर्स इन टेस्टिस। गैमेट सुपरमेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है, टेस्टिस में होती है, एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल। और सुपरमेटो, देखो याद रखो, सुपरमेटोजेनेसिस होती है टेस्टिस में, और इसकी वजह से होता क्या है, स्पर्म सेल बन जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन इन फीमेल्स इज कॉल्ड oogenesis। देखो, अगर गैमेटोजेनेसिस फीमेल्स में हो तो उस प्रोसेस को oogenesis कहा जाएगा। इट ऑकर्स इन द ओवरीज एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एग। अब oogenesis जो है ना, ये कहाँ पे होगा, ये ओवरीज में होगा, और इसकी वजह से क्या बनेगा, वहाँ पे एग बनेगा। उम्मीद है कि आपको यह भी समझ आ गया होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन। देखो, अभी हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस में अभी हमने देखा कि गैमेट्स बने, मतलब मेल गैमेट भी बना और फीमेल गैमेट भी बना। मेल गैमेट मतलब स्पर्म, और फीमेल गैमेट मतलब एग। उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वायर ए मेल गैमेट स्पर्म फ्यूजेस विद ए फीमेल गैमेट एग टू फॉर्म ए ज़ाइगोट। देखो, सिंपल वर्ड्स में याद रखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिले, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिले और मिल के वो क्या बनाए, ज़ाइगोट बनाए, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो, मेल गेमेट जो है ना, मेल गेमेट मतलब स्पर्म और फीमेल गेमेट मतलब एग।
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, मेल गेमेट मतलब स्पर्म और फीमेल गेमेट मतलब एग। जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिलता है और बनाते हैं जाइगोट, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि इनका फ्यूजन स्पर्म और एग का फ्यूजन जो है ना, ये कहाँ पे होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओके, उसके बाद द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लिया। देखो याद रखो, स्पर्म जो है ना वो एक सेल है, एग जो है ना वो भी एक सेल है। देखो ये दोनों सेलें जब मिलेंगे ना, देखो उसके पास भी स्पर्म के पास भी न्यूक्लियस है और एग के पास भी न्यूक्लियस है। अब ये दोनों न्यूक्लियस मिलके एक ही न्यूक्लियस बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एज ए रिजल्ट जाइगोट इज फॉर्म्ड। आप देखो जब मेल स्पर्म का न्यूक्लियस भी मिला और एग का न्यूक्लियस भी मिला, अब इनके मिलने दैट मीन्स एग भी मिला और स्पर्म भी मिला आपस में। अब स्पर्म और एग के मिलने से क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा। उसके बाद क्या लिखा है आप देख लीजिए, since zygote is formed by the fusion of male and female gamete, the new individual possesses the characteristics of both the parents। अब ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ आपके लिए याद रखना। देखो जाइगोट यहाँ पे बना, मगर कब बना, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। जाइगोट तब बना जब मेल गेमेट भी और फीमेल गेमेट भी क्या फ्यूज हुए, मिले आपस में। अब देखो जाइगोट बना है दोनों पेरेंट्स के गेमेट्स मिलके। ओके, अब ये जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, नया इंडिविजुअल बनेगा ना, इसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इस बात को याद रखना। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एग है, ये कहाँ से आएगा, ये फीमेल से आएगा। ये स्पर्म है, ये कहाँ से आएगा, मेल से आएगा। जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन कभी कभार, देखो फर्टिलाइजेशन की दो टाइप्स हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। फर्टिलाइजेशन दो किस्म की होती हैं, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरी होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आप देख लीजिए यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन कैन बी आर टू डी, ये दो किस्म की होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरी होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप देख लीजिए, आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट हुआ मगर आउटसाइड द बॉडी। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ। देखो अगर ये आउटसाइड द बॉडी हुआ, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट हुआ मगर आउटसाइड द बॉडी, तब हम इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट हुआ मगर इनसाइड द बॉडी, तब हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओके, यहाँ पे क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, लार्ज नंबर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग। देखो यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल अपना स्पर्म और फीमेल अपना एग कहाँ पे छोड़ देती हैं, सराउंडिंग्स में छोड़ देती है। सराउंडिंग में क्या होता है, वाटर। जैसे आपने वो फ्रॉग में देखा होगा रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो फ्रॉग में यही एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होती है। वहाँ पे क्या होता है, मतलब मेल पार्टनर भी और फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर अपने एग से पानी में डाल देता है और फीमेल पार्टनर अपने अपने एग्स वहाँ पे डाल देता है, और फिर वो एग और स्पर्म वहाँ बाहर ही मिलते हैं, पानी में ही मिलते हैं। ओके, वो फर्टिलाइजेशन जो है ना, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है। मगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड आर वेरी लार्ज एंड द नंबर ऑफ एग्स। देखो यहाँ पे ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म बहुत सारे होते हैं मगर एग थोड़े से होते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा क्या है, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज लेस। अब देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन की चांस बहुत कम होते हैं। फर्टिलाइज मतलब स्पर्म और एग मिलेगा, इसके चांसेस क्या है, बहुत कम है। मगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑफ स्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स। देखो इनको खतरा होता है प्रीडेटर्स का, मतलब कोई जानवर, कोई इनको खा सकता है वहाँ पे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ स्प्रिंग जो बने, उनको खतरा होता है वहाँ पे, उनको मतलब थ्रेटनिंग देयर से उनको जिंदा रहने का खतरा ही होता है वहाँ पे। मगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द ऑफ स्प्रिंग्स आर वेल प्रोटेक्टेड कंपेरेटिवली। इसके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के मुकाबले में यहाँ पे ये ऑफ स्प्रिंग जो है ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, ये क्या होते हैं, ये वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं, आप एग्जांपल्स खुद देख सकते हो। ओके उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स एंड टोड्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होती हैं फ्रॉग्स में और टोड्स में, आप देख लीजिए।
Frogs and toads reproduce by laying eggs in the shallow streams or ponds. ओके देखो, फ्रॉग्स एंड टोड्स जो है ना, ये अपने एग्स डाल देते हैं किसी स्ट्रीम में या किसी पॉन्ड में. ओके, अब उसके बाद एग डालने के बाद क्या हुआ, द फीमेल फ्रॉग फर्स्ट लेज द हंड्रेड्स ऑफ एग्स टुगेदर इन द वाटर. देखो पहले, सबसे पहले फीमेल पार्टनर जो है ना वो अपने एग डाल देगी कहाँ पे, वाटर में. These eggs are not covered with any hard shell. Instead, there is a jelly-like substance that guards them all and holds them together. देखो, ये सारे एग्स जो है ना पानी में होते हैं, इनके ऊपर कोई शल नहीं होती है, बल्कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिनको उस जेली लाइक सब्सटेंस ने, जो जेली लाइक सब्सटेंस मतलब एक आप कह सकते हैं जैसे आपके पास वो लिक्विड ग्लू होता है ना, उसी तरह से एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है. उसने इन एग्स को क्या करके रखा होता है, मतलब होल्ड करके रखा होता है. एज द फीमेल फ्रॉग लेज दियर एग्स, द मेल फ्रॉग डिपॉजिट्स द स्पर्म ओवर देम. अब मेल फ्रॉग क्या करता है काम, अपने स्पर्म भी उनके ऊपर रख देता है, मतलब वहाँ पानी में छोड़ देता है अपने स्पर्म भी. उसके बाद this results in the external fertilization when the sperm comes in contact with the egg in water. देखो वहाँ वाटर में आप स्पर्म भी हैं, वाटर में आप एग भी हैं. जब वहाँ पे वाटर में एग और स्पर्म मिला, एग और स्पर्म मिला, तो वहाँ पे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई. उसके बाद दो द एग्स आर लार्ज इन नंबर, ओनली ए फ्यू ऑफ देम मैनेज टू सर्वाइव. देखो वहाँ पे एग्स बहुत सारे होते हैं, अब उनमें से जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम एग्स के होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी वहाँ पे क्या होते हैं, कम. देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच में हिंडर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सच एज एक्सपोजिंग द वाटर मूवमेंट, रेनफॉल, विंड्स एंड अदर एनिमल्स. देखो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि हो सकता है पानी चल रहा हो या बारिश हो गई वहाँ से, तो अगर वहाँ से बारिश हुई या पानी चल रहा है, वो उन एग्स को अपने साथ ले जाएगा और स्पर्म को किसी दूसरे साइड ले जाएगा. दैट मीन्स वहाँ पे उनका स्पर्म और ये एग का फ्यूजन जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हेन्स. देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती थी फ्रॉग्स में, बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ना ये किस में होती है, हिन में. हिन में भी एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. हिन्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. आपको पता है कि मुर्गियाँ जो है ना वो अंडे देती हैं. उसके बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनने के बाद इट कीप्स ऑन, एक मिनट, हाँ वेट, ओके. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट it keeps on dividing itself and then travel to the oviduct. देखो फीमेल में क्या हुआ, देखो मेल गेमेट, देखो फीमेल हिन्स में क्या होता है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिला, उसके बाद क्या बनेगा वहाँ पे, जाइगोट बनेगा. उसके बाद इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग इटसेल्फ एंड देन ट्रेवल्स टू द ओविडक्ट. और कहाँ पे पहुँच जाए ये एग जो है ना, कहाँ पे पहुँच जाता है, ओविडक्ट में पहुँच जाता है. इन दिस प्रोसेस डिफरेंट लेयर्स आर फॉर्मड ओवर द एग that then turns into the hard shell or covering of the shell. देखो उसके बाद सबसे पहले देखो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा सुनो. सबसे आपको पता है कि एग ये हिन जो है ना ये रिप्रोड्यूस करती हैं बाय लेइंग एग्स. ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिलेगा बॉडी के इनसाइड. ओके, और वहाँ पे जाइगोट बनेगा. उसके बाद ये अपने जाइगोट अपने आप को डिवाइड करता रहेगा. उसकी वजह से ये और ये मतलब उसके बाद ये कहाँ डिवाइड के बाद ये कहाँ पे चला जाएगा, ओविडक्ट में चला जाएगा, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. उसके बाद इन दिस प्रोसेस इसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर इस एग के ऊपर एक मोटी लेयर बनेगी जिसे हम शेल कहते हैं, हार्ड शेल. ओके, when this hard shell is formed hen lay egg. जब ये हार्ड शेल बनी, अब अंडे के ऊपर जब ये हार्ड शेल बनी उस टाइम मुर्गी वो अंडा दे देती है. when it takes almost 3 weeks for the then it takes almost 3 weeks for the embryo to develop into a chick. अब देखो उसके बाद कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं एक अंडे से चूजा निकलने के लिए. ओके, in this time period the hen often sits over the egg to provide them देखो इस दौरान क्या होती है, हिन जो है ना 3 हफ्ते मतलब 21 दिन लगभग ये मुर्गी जो है ना अंडों के ऊपर बैठती हैं और उनको गर्मी उनको गर्म करते हैं उन अंडों को. ओके, और 21 दिन के बाद वहाँ से क्या निकलेगा, एक चूजा निकलेगा. मतलब हर एक से एक चूजा निकलेगा. उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा.
उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होती हैं? देखो कुछ फीमेल्स में क्या हो, कुछ वुमेन्स में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है ना वो ब्लॉक होता है। अगर ओविडक्ट ब्लॉक हुआ दैट मीन्स एग पहुंच ही नहीं सकता है आगे। ओके, तो क्या होता है इस केस में, क्या होता है, देखो इन सम वुमेन द ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड एंड हेंस दे आर अनएबल टू होल्ड द एग। दैट में ओविडक्ट जब ब्लॉक हुए तो वहाँ पे एग पास होने के चांसेस ही नहीं है। वहाँ पे देखो एग को ओवरी से निकलना है, फिर फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट से पास होके यूट्रस में पहुंचना होता है। जब ओविडक्ट ब्लॉक हुआ तो वो पास कहाँ से होगा? दैट मीन्स दिस मीन्स दैट दीज वुमेन्स आर नॉट एबल टू बियर द बेबीज बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्ड ओविडक्ट्स। अब यहाँ पे ये कहा जा सकता है ये फीमेल जो होती हैं इनमें मतलब इनको अपना बच्चा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके ओविडक्ट जो है ना वो क्या है, ब्लॉक है। हाउएवर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और आईवीएफ, अब आईवीएफ की वजह से क्या होगा, द फ्रेशली रिलीज्ड एग ऑफ फीमेल एंड मेल स्पर्म कैन बी फर्टिलाइज। यहाँ पे क्या होता है, देखो मेल से क्या निकाला जाता है, स्पर्म निकाला जाता है, और फीमेल से क्या निकाला जाता है, एग निकाला जाता है, और उनको फर्टिलाइज किया जाता है एक्सटर्नली किसी लैब में। उसके बाद क्या होता है, देखो जब फीमेल का एग आया और मेल का स्पर्म आया, उनको फ्यूज़ किया गया एक्सटर्नली, और एक्सटर्नली अगर उनको फ्यूज़ किया गया, जब वो फ्यूज़ होंगे ना तो वहाँ पे बनेगा क्या, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट बनने के बाद द जाइगोट दस फार्मर इज अलाउड टू डेवलप फॉर ए वीक आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन द सेफ कंडीशंस एंड इज देन प्लेस्ड इन द वुमेन्स यूट्रस। देखो एक हफ्ते तक इस जाइगोट को लेबोरेटरी में मतलब डेवलप किया जाता है। ओके, मतलब आउटसाइड द फीमेल बॉडी रखा जाता है एक हफ्ते के लिए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद इसको रखा जाता है फीमेल के यूट्रस में, वुमेन के यूट्रस में। उसके बाद इन दिस वे दीज वुमेन्स कैन बियर बेबीज। इस तरीके से ये औरतें जो ये वुमेन्स भी मतलब ये फीमेल भी मतलब फिर एबल होती है टू बियर द बेबीज। द बेबी द बेबीज दैट आर बोर्न विद द आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब वो बच्चे जो पैदा होते हैं किस मेथड से, आईवीएफ मेथड से, इन्हीं को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक भी समझ आ गया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ, चलो थोड़ा ही रहा, कंप्लीट करने की कोशिश कर देते हैं, वीडियो को आधा नहीं छोड़ेंगे। ओके, उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक शुरू होता है जिसे हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में हमें क्या पढ़ना है, द जाइगोट फॉर्मड आफ्टर, देखो आपको पता है जब मेल एंड फीमेल गेमेट मिलता है तो वहाँ पे जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या होता है वो देखेंगे। द जाइगोट फॉर्मड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, डिवाइड्स इटसेल्फ इन ए रिपीटेड मैनर एंड फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स। ओके, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट अपने आप को डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और एक बॉल जैसी बन जाती है किसकी, सेल्स की। These cells then form different groups of different group। देखो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप मानो बहुत सारी सेल्स हैं। आप इन सेल्स में से ये डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे, मतलब ये सेल्स एक ग्रुप बनाया, इन सेल्स ने दूसरा ग्रुप बनाया, और हर एक ग्रुप एक टिश्यू में या एक ऑर्गन में डेवलप हो जाएंगे। वही यहाँ पे लिखा है, these cells then form different groups and each group then starts to develop into different tissues and organs। This structure is called embryo। अब देखो जाइगोट जब रिपीटेडली डिवाइड हुआ और एक बॉल ऑफ सेल्स बनाई उसने, उन बॉल ऑफ सेल्स में से डिफरेंट सेल्स डिफरेंट मतलब टिश्यूज़ या ऑर्गन्स की शक्ल ले लेता है। अब इस टाइम जो वो बॉल ऑफ सेल्स होती है, जब डिफरेंट मतलब सेल्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स ने डिफरेंट टिश्यूज़ या डिफरेंट ऑर्गन्स की शेप ले ली होती हैं, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं उस टाइम। ओके, उसके बाद द एम्ब्रियो एम्बिड्स इटसेल्फ इन द यूट्रस वॉल एंड कंटिन्यूज टू डेवलप एंड ग्रो। अब उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो ये अब उसके बाद आ जाता है कहाँ पे, एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है, यूट्रस में डेवलप होता है। ओके, सोन द बॉडी पार्ट सच एज हैंड, लेग, फीट, आइज एंड ईयर्स स्टार्ट डेवलप। अब वहाँ यूट्रस में वहाँ पे हाथ पैर बनना, आँखें और कान बनने स्टार्ट हो जाते हैं।
द एम्ब्रियो हुज बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब देखो एम्ब्रियो बाद में एम्ब्रियो में एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब हम कह सकते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड का क्या करके कह सकते हैं, ये इस बच्चे का हाथ बना है, ये इसका पाँव है, ये इसका सिर है। तो उस टाइम उसे हम एम्ब्रियो नहीं कहते हैं, तब हम उसे फीटस कहते हैं। ओके, द फीटस देन कम्प्लीटली डेवलप्स एंड टेक्स द बर्थ एज ए बेबी। फिर जब वो फीटस मतलब बर्थ ले लेता है, जन्म ले लेता है, तब उसे हम बेबी कहते हैं। देखो सबसे पहले पहले मेल और फीमेल गेमेट होता है, मतलब स्पर्म और एग होता है, वो मिलके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, जब एम्ब्रियो में ये हाथ पैर हमें नज़र आ जाए तब हम उसे फीट्स कहेंगे, और जब फीट्स बर्थ ले लेता है तब हम उसे बेबी कहते हैं। ओके, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। बट एक मुझे लगता है एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होगा, जाइगोट क्या है और एम्ब्रियो क्या है, उसके बारे में ये थोड़ा सा चार्ट में लिखा है, आप देख लीजिए। जाइगोट एक सिंगल सेल होती है, जाइगोट में एक सिंगल सेल होती है। जब यही सेल मतलब जाइगोट ही रिपीटेडली डिवाइड हुआ तो एक मल्टी, देखो जाइगोट एक सेल है, जब ये डिवाइड, एक मिनट में यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो ये एक जाइगोट एक सेल है, जब इस तरह से डिवाइड हुआ 2 सेलें बनी, इस तरह से डिवाइड हुआ 4 सेलें बनी, इस तरह से डिवाइड हुआ 8 सेलें, इसी तरह से यहाँ यहाँ मतलब हर साइड से डिवाइड होगा होगा और एक नई बॉल ऑफ सेल्स बनेगी, इसमें बहुत सारी सेल्स होंगी। अब दैट मीन्स जाइगोट पहले यूनिसेलुलर था, मतलब एक सिंगल सेल इसमें पाई जाती थी, और ये एम्ब्रियो जो है ना ये मल्टी सेलुलर है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद इट इज़ फार्मड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, ये जाइगोट बनता है, मगर एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो फार्मेशन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन जो ही हुई तो दैट मीन जाइगोट बना, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। इस बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है, देखो आपने पहले मैं एग्जांपल दूंगा, आपने फ्रॉग देखा, फ्रॉग नहीं, आपने देखो फ्रॉग जो है ना जब वो मतलब वो छोटा होता है ना, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है, सॉरी एक मिनट, कुछ इस तरह से उसकी शक्ल होती है। ओके, अब जब ये बड़ा होता है ना तो एक फ्रॉग की शक्ल ले लेता है। आपने फ्रॉग तो मैं यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकता हूँ, मेरी वो ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब पहले ये जो है ना इसे हम टेडपोल कहते हैं। अब टेडपोल से क्या बनता है, फ्रॉग बनता है, FROG फ्रॉग, फ्रॉग बनता है। देखो टेडपोल की शक्ल अलग होती है और फ्रॉग की शक्ल अलग होती है। देखो आप इसमें कितनी चेंज आती हैं और फ्रॉग बनता है, इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। देखो एक बार ये पढ़ लो आप, द प्रोसेस इन विच द यंग वंस अंडरगो ड्रास्टिक चेंज एज दे डेवलप इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें छोटे बच्चों में, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के छोटे बच्चों में इतनी चेंज आ जाए, मतलब चेंज आ जाए, मतलब इतनी चेंज आ जाए ताकि उनकी शक्ल कंप्लीटली क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बड़ा मतलब बड़ा होते होते उसकी शक्ल बिल्कुल क्या हो जाए, उसकी फिजिकली भी उसकी शक्ल क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ह्यूमन बींग्स डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फ, ह्यूमन बींग्स में कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। दिस इज बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स रिमेन सेम फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। देखो ह्यूमंस में ये मेटामॉर्फोसिस क्यों नहीं होते हैं, देखो जैसा कोई ऑर्गेनिज्म छोटा होता है, मतलब आप मानो कोई बच्चा पैदा हुआ, जब वो छोटा था 1 साल का तब भी उसकी 2 टांगे और 2 हाथ थे, जब वो 100 साल का होगा तब भी 2 टांगे और 2 हाथ होंगे और 2 आंखें होंगी, सब कुछ। बट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, एक किसी ऑर्गेनिज्म का मतलब वो जो ऑफ स्प्रिंग है ना वो कुछ अलग ही शेप का होगा, मगर जब वो बड़ा बड़ा होता जाएगा उसकी बॉडी में कंप्लीटली चेंज आती आती जाएंगी। इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देख लीजिए यहाँ पे, ये एक बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई, इसने यहाँ पे क्या दिए, इसने यहाँ पे अंडे दिए हैं। अब इन अंडों से एक लार्वा बनेगा, आप ध्यान से देखना, इन अंडों से क्या बना, लार्वा बना। अब लार्वा डेवलप होगा प्यूपा में, प्यूपा से दोबारा क्या बनेगी, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, एक मिनट दोबारा देखो बटरफ्लाई कैसी होती है, ठीक है ये है प्यूपा। क्या देखो, बटरफ्लाई तो एक एडल्ट है ना, एडल्ट स्टेज है, मगर लार्वा जो है ना ये इसका ऑफ स्प्रिंग है, ये इसका बच्चा है, देखो इसके अंडे से निकला है बच्चा। अब देखो लार्वा में और बटरफ्लाई में कितना मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, फिजिकली ये मतलब कितने डिफरेंट है, या प्यूपा और बटरफ्लाई कितनी डिफरेंट है आपस में। देखो जब छोटे ऑर्गेनिजम्स बड़े होते होते उनकी लाइफ गुजरने के साथ साथ वो अपनी शक्ल भी चेंज करें,
उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब दूसरा होता है, नेक्स्ट होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस ये एक किस्म का एसेक्सुअल एक किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें डायरेक्ट एग से कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बगैर ही एग से क्या बनेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ओके, पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें एक फीमेल एग दे देती है और उस एग से डायरेक्ट क्या बनेगा, कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, याद रखना। देखो, अगर यहाँ पे फीमेल, एक बात को पहले समझो, यहाँ पे फीमेल थी कोई, इसने एग दे दिया, इस एग से डायरेक्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना, दैट मीन्स यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हुआ ना। इस एग को स्पर्म के साथ मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं हुई, स्पर्म यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। अगर स्पर्म ज़रूरत होता है दैट मीन्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। यहाँ पे स्पर्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक सिर्फ एग से बन रहा है नया ऑर्गेनिज्म, दैट मीन दैट मीन्स ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, अब ये पार्थेनोजेनेसिस जो है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, एग से, मगर उस एग को फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एग के साथ स्पर्म ना भी मिले तब भी यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। जैसे यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, पार्थेनोजेनेसिस इज ए नेचुरल फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, याद रखना, इन विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो ऑकर्स डायरेक्टली फ्रॉम एन एग। देखो, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा डायरेक्ट फ्रॉम एन एग। किससे बनेगा एम्ब्रियो, एग से, एक एग से डायरेक्ट क्या बनेगा, एम्ब्रियो, विदाउट नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, देखो एग के साथ स्पर्म मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एग से यहाँ पे कोई नया इंडिविजुअल बनेगा। उसके बाद क्या लिखा है, in animals, parthenogenesis means development of an embryo फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। देखो, अगर हम एनिमल्स में पार्थेनोजेनेसिस का मतलब वो ये होता है कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बनेगा, अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। मगर अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, इन प्लांट द पार्थेनोजेनेसिस इज ए कंपोनेंट प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। तो जब आप आगे जाओगे ना हायर क्लासेस में, मतलब 12th के बाद आप पढ़ोगे कि एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस भी यही होता है, वहाँ पे मिसाल के तौर पर मेल पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ये नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। और एल्गी तो आपने पढ़ा होगा, एल्गी में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस कैन मीन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम ईदर ऑफ द इंडिविजुअल स्पर्म। देखो, अगर हम एल्गी की बात करेंगे, यहाँ पे एल्गी में स्पर्म से भी एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है और एग से भी एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। थैंक यू। लेक्चर पूरा ख़त्म हुआ। अगर आप इसका ये क्या कहते हैं, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हो तो मैं उस पीडीएफ की लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मगर उसके लिए आप ये इस वीडियो पे कम अज़ कम कितनी लाइक्स होनी चाहिए, 1K। जब इस वीडियो पे 1K लाइक्स पहुंचेंगी तो मैं इसका पीडीएफ आपको दूंगा। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत लगी है इन स्लाइड्स को बनाने में, इनको रिकॉर्ड करने में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।